हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सिंपली ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम ओल्ड डीएनए। हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, उससे हम एक और स्ट्रैंड बनाते हैं, ये कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है कि जब हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड हमारा पैरेंटल बना रहेगा और एक स्ट्रैंड हमारा नया सिंथेसाइज हो जाएगा। इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जब सेल साइकिल के एस फेज में आता है तो इसे भी आप नोट कर लें, एस फेज। चलिए अब हम बात करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा या क्या क्या कैसे आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो हमें ज़रूरत होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में अलग होते हैं और प्रोकैरियोट में अलग होते हैं। इन पॉलीमरेज टोटल 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज मैंने लिख रखा है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है इसका काम है कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए तो डीएनए का रिपेयर कराना। हमारा डीएनए का रिपेयरमेंट होता है जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और जो एक्शन है डीएनए पॉलीमरेज के, तीनों डीएनए पॉलीमरेज के, वो हमेशा याद रखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम होता है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है ये एक तो कैटालिसिस कराता है, साथ ही साथ में इनमें एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी भी होती है और ये जो एक्टिविटी है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इसका भी बिल्कुल सिमिलर फंक्शन है, डीएनए का सिंथेसिस कराना और एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कराना। बट याद रखें डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों डायरेक्शन में करा सकता है, 5 टू 3 डायरेक्शन में भी करा सकता है एंड 3 टू 5 प्राइम में भी करा सकता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि जब हमारा डीएनए बनके तैयार हो जाता है रेप्लिकेशन में तो कई जगहों पे मिसमैचिंग हो जाती है, कुछ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, तो उसको काट के हटाने के लिए एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी चाहिए और यही हमारा प्रूफ रीडिंग कहलाता है। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, यूकैरियोट में कितने टाइप के होते हैं तो यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं टोटल। अभी इनके नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन कई सारे होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद करें कि 5 टाइप के होते हैं। नाउ हम देखेंगे जो स्टेप्स क्या क्या आते हैं रेप्लिकेशंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा डीएनए हेलिक्स मॉडल में कॉइलिंग होती है। तो हमारा एम है जब हमें रेप्लिकेशन करना होगा तो पहले से ओपन करना होगा, अनजिपिंग करना होगा, तो इसके लिए हमें सेवरल एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सबसे पहला एंजाइम हमें चाहिए है वो डीएनए हेलिकेज, हमारे हेलिक्स को अनविंड कर देता है, साथ ही साथ में हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और साथ में ये वापस से रिकॉइल ना हो जाए तो हमें इसके लिए डीएनए टोपोआइसोमेरेज की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये 3 एंजाइम है या 3 रिक्वायरमेंट हैं जो आप याद कर लें। डीएनए टोपोआइसोमेरेज, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों के हेल्प से अब हमारा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, वो अनजिप हो चुका है, एक रेप्लिकेटिंग फोर्क के जैसा। नाउ हम बात करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा। हमारा डीएनए का लेंथ तो बहुत बड़ा है, 2.2 मीटर। किसी स्पेसिफिक साइट पे होते हैं रेप्लिकेशन और उन साइट को हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही साइट क्यों चुना गया होगा, कोई तो रीज़न होगा इसका। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ORI साइट है, हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ये एक रिकॉग्निशन साइट होता है कि यहीं पे आकर के हमारा डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। तो ये फॉर डीएनए पॉलीमरेज के लिए होता है। और साथ ही साथ में एक पॉइंट और है कि जो ORI साइट होता है, ये साइट अटैचमेंट यहीं पे हमारा RNA प्राइमर आकर के अटैच होता है कि बिना RNA प्राइमर के हमारा RNA पॉलीमरेज कोई भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ नहीं सकता है। तो इन इजी वर्ड में आप ऐसे समझें कि ये एसेंशियल होता है रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इसके बिना डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। नाउ अब हम देखते हैं जब रेप्लिकेशन फोर्क बनता है तो वो काम कैसे करता है। तो रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। अब जो हमारा रेप्लिकेशन आता है, याद रखें ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूवमेंट होता है। ठीक है। तो इनमें 2 तरीके से रेप्लिकेशन होता है। एक है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारा कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है। ठीक है। तो इसको ये स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है और ये कंटिन्यूस भी हो रहा है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है, या आप इसको कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बोल सकते हो। जो अपोजिट दूसरा स्टैंड है ये रुक रुक के हो रहा है, डिसकंटिन्यूस मैनर में हो रहा है और साथ में ये लैग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड है, या आप इसको डिसकंटिन्यूस भी बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। अब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज।
तो टोटल यहाँ पे हमें 4 एंजाइम की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। अब एक और चीज़ है, टेम्पलेट डीएनए जो बनता है ये पैरेंटल टाइप रहता है, ये हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड बनाता है, और जो दोनों नए सिंथेसाइज हुए हैं न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, और हमने पढ़ा भी था ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो एक पैरेंटल स्ट्रैंड हो गया, ये हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड है, और ये हमारा न्यूली सिंथेटाइज स्ट्रैंड है। तो इन दोनों को देख के हम सिंपली ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिप्लिकेशन आता है ये बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, और आप इसको एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखें। तो डीएनए रिप्लिकेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं।